वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीकली अपडेट्स की 22nd एपिसोड है और जिस टाइम पर ये हमने स्टार्ट की थी, मैंने और यासीन ने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि ये इसको इतना कंसिस्टेंटली और फ्रीक्वेंटली हम अपलोड करेंगे। तो हर हफ्ते हम ऑलमोस्ट इस वीडियो को कर रहे होते हैं। एवरी मंडे या ट्राई के अपलोड कर दें हम इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं जो मैक्रो सिनेरियो चल रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली यूएस के अंदर, और उसका जो इम्पैक्ट आता है जीसीसी के ऊपर या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली मेरा चैनल है वो तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, बट ये जो इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं ये आपके ऊपर जब पड़ता है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ी बहुत उसकी नो हाउ होगी, तो आपको पता होगा कि आप अपने डिसीजंस को आगे लेट्स से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किस तरह से लें। सो इस वीडियो के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों पे बात की है। इसमें हमने गोल्ड पे बात की है, सिल्वर पे बात की है, हमने इस पे इन्फ्लेशन पे बात की है, हमने इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की है, और किस तरह से जो अभी कुछ चीज़ें यूएस के अंदर हो रही हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने वाला है और उसकी वजह से जो एसेट प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा, हमने उस पे बात की है। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली ब्लैक फ्राइडे गुजरा है, उसकी जो सेल्स के नंबर्स थे उस पे हमने बात की है, और वो जो नंबर्स हैं वो किस तरह से डिपिक्ट करता है रेगुलर मिडिल क्लास को और उसके इश्यूज़ को, उस पे बात की है। प्लस ये कि बॉन्ड वर्सेस जो फिक्स्ड डिपॉज़िट्स होते हैं, उनके ऊपर मैंने एक थोड़ी-सी डिस्कशन की यासीन के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आई थिंक उसको ये कहना चाहिए कि वो गलत तरीका यूज़ करते हैं अपनी सेविंग्स को करने का। वो समझते हैं कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर रेगुलर सेविंग्स की बात करें तो उस पे बात की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मेरा एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है जो कि नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर हम जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप फ्री में उसको जॉइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, उसकी छोटी-सी फ़ीस है, उसको आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ ब्रोकरेज अकाउंट्स और क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ यूएई की, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। सर्वा में अभी उन्होंने एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप एक थ्रेशोल्ड मीट करते हैं $10,000 का, तो 3,000 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक अगेन हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और इनसे रिलेटेड सारी वीडियोस भी मैंने कार्ड्स में डाल दी होंगी, आप उनको जाके देख सकते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। वही तो हमने 2-3 वीक का ब्रेक लिया जिसमें हमने स्टॉक्स पे इतनी बात नहीं की, लेकिन हमने बात की थी दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट्स के ऊपर और उसको कंपेयर किया था कनाडा से। तो उस पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी हमें एंगेजमेंट मिली है कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन आज हम दोबारा मार्केट्स के ऊपर आ गए हैं और रिसेंटली हमने देखा कि जो इस वक्त सिल्वर ने मूव दिखाया है, उसने सबको जो है वो जिसे कहते हैं ना कॉट ऑफ गार्ड कर लिया, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सिल्वर से इतना प्राइस एप्रिसिएशन। तो मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिसपे हम थोड़ा सा आज ऑडियंस को लेकर चलते हैं, ताकि हम बताएं कि सिल्वर में जो बुल रन आया है इसका मतलब क्या है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्लाइड्स राइट नाउ, और फिर हम इस पे ज़रा डीप डाइव करते हैं। तो रिसेंटली मैंने देखा कि गोल्ड ने जो एक ऑल टाइम हाई टच किया था 4500 US डॉलर पर आउंस का, उसके बाद से उसने थोड़ा सा पुल बैक दिया, उसने थोड़ी सी कैपिचुलेशन दिखाई है, और अभी भी वो जो है वो एक तरह से साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम नीचे वाला चार्ट देखते हैं, वो हमें बता रहा है कि जो गोल्ड का इन्फ्लोज था इन ETF, जिसमें रिटेल बायर्स नॉर्मली बाय करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी अब तक गोल्ड में पुश आया था ना, वो आया था जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, सेंट्रल बैंक्स, जो बड़े हेज फंड ओनर्स थे, सॉवरेन नेशंस थी, वो बाय कर रही थी गोल्ड, वो भी फिजिकल गोल्ड। लेकिन जो ETF का इन्फ्लोज था वो ज़्यादा रिटेल से आ रहा था। तो हमने देखा कि रिटेल के इन्फ्लोज यहाँ पे आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो गए रिसेंटली, और हिस्टोरिकल जो नॉर्म है, ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से नीचे आ गए। अब इसका एक इंडिकेशन ये हो सकती है कि अब यहाँ से हो सकता है इसने रिवर्सल लेना हो, और एक वजह ये भी हमें नज़र आती है कि नवंबर में हमने देखा कि स्टॉक्स का बुरा हाल आया था। ठीक है, बड़े बड़े स्टॉक्स पिटे थे, खासतौर पर जो मैक्स 7 के स्टॉक्स थे वो काफ़ी पिटे थे। AI नैरेटिव जो है वो नेगेटिव हो गया था, और उसकी वजह से कैपिटल रोटेट होता है हमेशा, तो कैपिटल वहाँ से निकल के इन गोल्ड में एसेट्स जा में रहा जा था। रहा था, इसमें गोल्ड हम्म। भी शामिल है, और ऑफ कोर्स रिटेल जो है हमेशा ETF में जाता है। तो हमने देखा कि ETF वहाँ से थोड़ा सा उसमें पंप आया था, लेकिन अब क्योंकि वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, हमने देखा कि तकरीबन पिछले लास्ट वीक के अंदर जब से एनवीडिया की अर्निंग के आने के बाद वो जो एक धमाका सा हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा से मार्केट अप हो गई है, क्योंकि जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है दिसंबर में फेडरल रिजर्व की तरफ से, वो ऑलमोस्ट 90% पे चली गई है। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट गारंटीड है कि रेट कट होना है, तो उसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रही है अपना मूव। तो वहाँ से हमने देखते हैं कि जो कैपिटल है वो रोटेट हो रहा है वापस स्टॉक्स के अंदर, तो इसी वजह से ETF से जो है हमें आउटफ्लोज नज़र आए।
इसके अलावा एक खबर ये आई थी कि एक और मेजर बायर आ चुका है मार्केट में गोल्ड के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा कि जो सेंट्रल बैंक्स थे बड़े बड़े, चाइना, जापान, तुर्की, इंडिया, ये बैंक्स जो हैं, काजाकिस्तान, ये बैंक्स जो हैं वो फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि टेथर जो कि स्टेबल कॉइन इशूअर है यूएस के अंदर, जो कि स्टेबल कॉइन्स इशू करता है ऑन द बैकिंग ऑफ $1 प्रॉमिस, उन्होंने रिसेंटली अभी काफ़ी गोल्ड एक्यूमुलेट किया है। और अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि टेथर जो है कंपनी है जो कि बेसिकली स्टेबल कॉइन इशू करती है फॉर $1 प्रॉमिस, यानी कि एक स्टेबल कॉइन हमेशा $1 के बराबर रहेगा, ये इनका प्रॉमिस है। तो जब वो इशू करते हैं तो वो उस $1 को कहाँ रखते हैं? वो बेसिकली उसको इन्वेस्ट करते हैं यूएस ट्रेजरीज में, ठीक है, क्योंकि यूएस ट्रेजरीज जो हैं वो एक लिक्विड एसेट है और गवर्नमेंट बैक्ड है, तो ऑफकोर्स में रिस्क काफ़ी कम है। इसके अलावा उन्होंने बिटकॉइंस एक्यूमुलेट किए थे अपनी बैलेंस शीट पे रखने के लिए, लेकिन रिसेंटली अब हम देख रहे हैं कि वो गोल्ड भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उनका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई होती जा रही है, यूएस ट्रेजरीज, बिटकॉइन और अब रिसेंटली गोल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि गोल्ड की जो बाइंग है अब मज़ीद उसमें एक नया प्लेयर आ गया है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो बाइंग प्रेशर है वो अभी कंटिन्यू रहेगा हम्म। अलॉन्ग विद द सेंट्रल बैंक्स। अच्छा, इसका सेकंड फर्स्ट कंट्री काजाकिस्तान नज़र आ रहा है इसके हाँ, बाद, तेदर के बाद काजाकिस्तान है। हाँ, इसमें ये चाइना क्यू कहाँ थ्री पर की है? फिगर्स हैं। आई कैन नॉट सी इट। हाँ। ये Q3 की फिगर्स हैं, जिसमें सेकंड पे काजाकिस्तान है, फिर ब्राज़ील, तुर्की, इराक, ग्वाटेमाला, चेक, चाइना। चाइना काफ़ी नीचे आ चाइना गया बहुत है काफ़ी नीचे फ्रॉम आ गया। हाँ। Q3 परस्पेक्टिव। तो अब वही पॉइंट होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट कर देते हैं एक डेटा को देखकर, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि हम्म, चाइना ने बहुत ज़्यादा कोई एक्यूमुलेशन नहीं की है गोल्ड के अंदर। ना, लेकिन ये एक क्वार्टर का नंबर है तो इसको हम विद द पिंच ऑफ सॉल्ट ले सकते नहीं, हैं। हमने इसको इसको हाँ, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, चाइना वाला जो पॉइंट था ना, बिल्कुल। उसकी मेरे ख्याल से आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले वाली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था गोल्ड की एक्यूमुलेशन को कंट्री वाइज। तो उसमें भी हाँ, हमें नज़र आ रहा था कि चाइना ने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, उस वक्त भी कजाकिस्तान आया था ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि गोल्ड की, क्योंकि अक्सर जो हमें चार्ट्स नज़र आते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, वो थोड़े से गोल्ड की प्राइस की वजह से इन्फ्लेट हुए हुए होते हैं। यानी कि लोग हम्म। ये दिखाते हैं कि भाई किस कंट्री के पास कितने टन गोल्ड है, या कितने टन हम्म। कितने परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन्होंने एक्यूमुलेट किया है। तो ऑफ कोर्स जब वो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी वजह से वो जो फिगर्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो एक ये भी पॉइंट है। और रिसेंटली हम्म। विद इन लाइक 2025 गोल्ड ने जो है ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है, तो उससे काफ़ी आपकी फिगर्स जो हैं चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आज आगे चलते हैं तो हमें सिल्वर का नज़र आता है कि सिल्वर ने रिसेंटली अभी ठीक ठाक बुल रन पेश किया है। और अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि जो सिल्वर का ETF कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू अदर ETF, जितने भी आप दूसरे एसेट क्लासेस के ETF हैं उनसे कंपेयर करें, तो अभी भी सिल्वर का जो ETF का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, यानी कि 0.3% है इस वक्त कंपेयर टू अदर ETFs। तो इसका मतलब ये है कि जो ETF इनफ्लोज की कैपेसिटी है सिल्वर की वो अभी भी ठीक ठाक बाकी है, यानी कि 0.3% तो कुछ भी नहीं है ना। और अभी यहाँ से वो उठना शुरू हुआ है, हम्म। और हिस्टोरिकली वो 0.2% पे रहा है थ्रू आउट लेट्स हम्म। से लास्ट 15-20 ईयर्स के अंदर। लेकिन क्योंकि अभी जो सिल्वर की जो प्राइस मूवमेंट हुई है उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा उसका ETF इनफ्लो बढ़ना शुरू हुआ है, वो भी अगेन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा जो है ETF की तरफ जाते हैं, और जब उन्होंने ये प्राइस मूवमेंट देखी होगी तो उसके बाद ETF में इन्फ्लोस आए होंगे। अच्छा, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इस वक्त जो है $55 को टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई है हिस्टोरिकली। और पिछले 20-25 साल में, बल्कि 50 साल के अंदर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिल्वर में इतनी हाई स्पाइक्स आई हैं। एक 1980s में, 2011 में, और अब 2025 में। तो हम्म। ये ट्रेंड तो बता रहा है कि हो सकता है यहाँ से पुल बैक हो, क्योंकि इतनी एक्सप्लोसिव प्राइस मूवमेंट के बाद हमेशा सिल्वर जो है वो नीचे आता है। लेकिन एक और नैरेटिव जो पेश किया जा रहा है वो पेश किया जा रहा है कि भाई क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इतना ऊपर चले गया है, तो अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशो को देखते हैं तो वो अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे है। यानी कि हम्म। गोल्ड और सिल्वर का रेशो का मतलब ये है कि आपको कितने आउंसेस ऑफ सिल्वर चाहिए टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड। तो राइट नाउ इस वक्त वो ऑलमोस्ट 90 के ऊपर है। इसका मतलब ये कि आपको 90 आउंसेस ऑफ सिल्वर चाहिए टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा है, लेकिन जो ऑल टाइम हाई है उससे कम है। तो ये बता रहा है कि हम्म। हो सकता है यहाँ से अभी भी इसको मज़ीद प्राइस पुश मिलेगा, क्योंकि एक दो चीज़ हो सकती है ना, या तो गोल्ड की प्राइस नीचे आए या सिल्वर की प्राइस ऊपर जाए इस इस रेशो रेशो को को जो है मेंटेन बैलेंस करने के करने लिए। के लिए। हम्म। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी।
अब हम गोल्ड का सही। मोमेंटम हम देख चुके हैं, गोल्ड में अभी भी जो है काफ़ी जान है। तो हो सकता है गोल्ड अपनी प्राइस या तो बैलेंस रखे या फिर यहाँ से ऊपर जाए। तो उस केस में सिल्वर को ऊपर आना पड़ेगा टू टू बैलेंस दिस रेशियो। राइट, तो अभी तुम मतलब किस तरह से देख रहे हो उसको? मैं तो इस वक्त हमेशा, जब से मुझे ये गोल्ड ईटीएफ का चीज़ समझ में आई है, मैं अपना पोर्टफोलियो बैलेंस हमेशा ईटीएफ के थ्रू कर रहा होता हूँ। और जब मुझे मेरे ईटीएफ सब्सटैंशियल बढ़ जाता, मसला ये होता है ना, सॉलिड गोल्ड लेकर उसको रखना भी एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। क्योंकि ऑल्दो कि लेट्स से मैं तो यहाँ रहता हूँ दुबई में, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपके दिमाग में होते हैं अगर सॉलिड गोल्ड आप रख रहे होते हैं। तो आई वुड रादर प्रेफर कि मैं जो हूँ थोड़ा सा ईटीएफ में एक्यूमुलेट करता रहूँ, और फिर एक टाइम आए तो फिर मैं उसको डंप करके फिर दोबारा से एक सॉलिड गोल्ड मैं ले लूँ। मुझे वो तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे कोई फिजिकल जाना नहीं पड़ता, और फिर एक एक टाइम बाद मैं उसको चाहूँ तो वो बेच कर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो एक्यूमुलेट नहीं कर रहा ना ईटीएफ के अंदर। हम्म। लेकिन जो टाइम आता है उसको फिर आप कर सकते हैं। सो सिल्वर में भी ऐसी है, लेकिन मैं सिल्वर में आज तक इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब एक दफ़ा हम्म। किया था, फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट किया था, बट उसको रखना इतना मुश्किल हो गया था कि फिर मैंने छोड़ ही दिया था सिल्वर में इन्वेस्ट करना। हम्म। अच्छा, मैं दो चीज़ें हैं, या तो अगर आपने सिर्फ प्राइस एक्सपोजर लेना है तो फिर तो आप ईटीएफ लें, क्योंकि हम्म। ईटीएफ एक तो लिक्विड है और उसमें आपको स्टोरेज नहीं करना। और आप अगर सिर्फ प्राइस जो जो मोमेंटम है उससे आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ईटीएफ एक बहुत इजी चॉइस है। लेकिन अगर आपने गोल्ड को उस मकसद के लिए लेना है जिसके लिए गोल्ड लिया जाता है, तो फिर तो आपको हम्म। फिजिकल गोल्ड रखना पड़ेगा। एक मशहूर कहावत हम्म। है कि भाई पेपर गोल्ड को खरीदने का मतलब ऐसा ही कि आपने पिक्चर के ऊपर पिस्तौल बना ली और आपने ये तस्वीर कर लिया कि मेरे पास गन है। क्योंकि जब आप उसको हम्म। इस्तेमाल करने जाएंगे वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम्म। गोल्ड का जो मकसद इस वक्त जो एक्यूमुलेट करने का वो यही है कि आपने जो करेंसी डिबेसमेंट हो रही है उससे अपने आप को बचाना है। और उसको बचाने का एक तरीका ये है कि आप गोल्ड बाय करें फिजिकल, क्योंकि वो उसमें कोई काउंटर पार्टी नहीं है, यानी कि वो किसी की लाइबिलिटी नहीं है। आपके अपनी हम्म। पोजीशन में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी प्राइस मूवमेंट चाहे जिस भी हो वो आपके हाथ में है। जितनी भी पेपर एसेट्स है ना, वो सब किसी की काउंटर पार्टी है, यानी कि जो इशूअर है वो उसको कैंसिल कर सकता है किसी भी वजह से। तो अच्छा अच्छा, ये यही एक चीज़, एक रिस्क आता है। यही चीज़ मैं जो है ना उन लोगों को भी बोलता हूँ जो लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो प्रो बिटकॉइन होते हैं, मैं कहता हूँ आपने बिटकॉइन रखे कहाँ हुए हैं, या लेट्स से आपने कहाँ पर क्रिप्टो रखी हुई है, तो कहते हैं हमारे एक्सचेंज पे रखे हुए हैं। बड़े बड़े नाम लेते हैं, हम्म। बाइनेंस हो गया या इस तरह के जो नाम होते हैं उस पर रखे हुए हैं। मैंने कहा भाई वो तो फिर मकसद ही ख़त्म हो गया ना। आपने अगर उस पर बिल्कुल। रखे हुए हैं तो वो बात ही ख़त्म हो गई, जिसके हाँ। लिए वो एक्चुअल में आप क्या सारी जो उसकी बात करते हैं, वो तो रीजंस ही ख़त्म हो गए। अगर आपने बिटकॉइन को या जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको स्टोर किया हुआ एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज तो बहुत बड़ा काउंटर पार्टी रिस्क है, बिल्कुल। स्टॉक से बड़ा रिस्क है, अगर कंपेयर करें आप स्टॉक्स, गोल्ड और क्रिप्टो को। तो इसलिए जो अच्छा, है ये वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अनलेस आप उसको अपनी प्राइवेट कस्टडी में रखें, यानी कि जो उसके वॉलेट्स आते हैं, या तो हम्म। डिजिटल वॉलेट हो या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो, तो फिर तो आपकी कस्टडी में है वो, क्योंकि उसकी हम्म। जो प्राइवेट की है वो आपके पास है और किसी और के पास नहीं है, तो वो कोई और इसको जो है हम्म। ना वो आपसे कंसीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने एक्सचेंज में रखा हुआ है वो तो फिर वो एक्सचेंज की काउंटर पार्टी है। और एक्सचेंज बहुत से ऐसे हैं जो कि वे बीच में बैंकरप्ट हो गए, जैसे कि एफटीएक्स का हम्म। सीन था। तो हम्म। एक्सचेंज तो कभी भी और बैंकरप्ट हो सकता है। ना सिर्फ बैंक्रप्सी का मसला है, दूसरा जो एक्चुअल मसला है, आप तो क्रिप्टो को इसलिए ले रहे हैं ना कि आपको लगता है कि ये पूरा सिस्टम जो है रिग्ड है, और हम्म। आप चाह रहे हैं कि अपने आप को अलग करके रखें इस सिस्टम से। तो वो एक्सचेंज पे तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट चाहेगी तो आपके एक्सचेंज पे हाथ डाल सकती है। बहुत सारे हाँ। लोगों के साथ हुआ है यहाँ पर, हाँ। पाकिस्तान में भी हुआ है। लेकिन अगर आपके पास वो हार्डवेयर वॉलेट होगा तो फिर वो इतना आसान नहीं है उसको रिट्रीव करना। बिल्कुल। तो वही पॉइंट है कि आपको आपको आपका मकसद क्या है उसको रखने का, उस एसेट को रखने का। मैं थोड़ा सा उस पर जाना चाह रहा था कि बल्कि तुम्हारे थोड़ा सा वो भी लूँगा मैं इस पे फीडबैक, क्योंकि यूएस में और कनाडा में ये ब्लैक फ्राइडे सेल जो होती है उसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने ये सीएनएन पे एक न्यूज़ पढ़ रहा था के शेप्ड इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन बूस्ट ब्लैक फ्राइडे सेल्स बाय 4.1% फ्रॉम लास्ट ईयर, ऑनलाइन स्पेंडिंग जंप्स बाय 9.1%। सो यानी कि सिंपल सा पॉइंट ये है कि उसके अंदर जो ब्लैक फ्राइडे पे सेल्स हुई हैं, जो कि एक बैरोमीटर होता है कि इकॉनमी कैसे चल रही है, तो वो 4.1% की इन्फ्लेशन की जंप आई है लास्ट ईयर से। सो 4.1% एक बड़ी अमाउंट लग रही है, बट उसके अंदर फिर जब इसको डिग डाउन डीप करते हैं तो आपको पता चलता है कि 3% तो इन्फ्लेशन है। तो अगर आप वैसे भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1% के करीब की आपकी जो है ना जंप आई है लास्ट ईयर से, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। अब ऑनलाइन स्पेंडिंग जंप्स बाय 9.1%, वो एक अलग चीज़ है, बट सेल्स की वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1% है सिर्फ। तो अच्छा, इसमें भी
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने आज से पहले डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा इसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं, के शेप रिकवरी को। क्योंकि रिकवरीज तो नज़र आती हैं हमको, पैंडेमिक के बाद से रिकवरी आई है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी आई है, इकोनॉमी भी बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ा है, सब कुछ हुआ है। बट लोग ये भूल जाते हैं कि हम ओवरऑल रिकवरी की बात कर रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल में रिकवरी सर्टेन सेगमेंट्स में आती है और सर्टेन में नहीं आती और सर्टेन नीचे जा रहे होते हैं। जैसे पैंडेमिक के टाइम पर जब रिकवरी के बाद जो रिकवरीज आई थी वो टेक में आई थी, एआई स्पेस में आई थी, या लेट्स से ऑनलाइन स्पेस के अंदर आई थी। जो हेल्थ केयर था वो नीचे चला गया था, या लेट्स से जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था वो नीचे चला गया था। तो ये बहुत सारे सेक्टर नीचे गए थे, बहुत सारे सेक्टर्स स्टैग्नेंट रहे थे, और कुछ सेक्टर्स ऊपर गए थे। लेकिन वो जो सेक्टर्स ऊपर गए थे वो ओवरऑल इकोनॉमी को लेके ऊपर जा रहे थे। तो के शेप रिकवरी इसी चीज़ को कहते हैं। बल्कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि जो अगर रिसेशन से पहले देखें, अगर एक ये जो दो चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, और ड्यूरिंग रिसेशन देखें, रिसेशन में जाहिर सी बात है सब कुछ नीचे चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी होती है तो जिनके पास एसेट्स होते हैं, जिन लोगों के पास एसेट्स होंगे, उन लोगों के फ़ायदे होंगे, और जिनके पास एसेट्स नहीं होंगे वो प्रॉब्लम में आएंगे। और ये जो ब्लैक फ्राइडे वाला सिनेरियो था, इसके अंदर भी जिन लोगों के पास एसेट्स थे, वो अपने स्टॉक्स को के डिविडेंड्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के डिविडेंड्स के थ्रू, रेंटल के थ्रू, या अपने एसेट्स को बेच के, जो भी है वट एवर द केस इज़, वो अपार्ट फ्रॉम देयर इनकम जो चल रही है वो अपने स्पेंडिंग कर सकते हैं। बट जो लोग सिर्फ अपनी डे टू डे जॉब के ऊपर रिलाय करते हैं, पे चेक टू पे चेक रहते हैं, वो तो कभी भी इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट के अंदर फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है आजकल। क्योंकि आप पिछले 10 साल के अंदर देखें, आप अगर आपने मल्टीपल जॉब्स नहीं चेंज किए, एक ही जॉब में रहें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि आपकी जो जॉब होगी वो आपको 5 से 6% का मैक्सिमम इंक्रीमेंट देगी। और जो आपका लेट्स से इन्फ्लेशन है वो 2 से 3%, 4% तक जाती है। तो हार्डली आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, जब 20 साल के होते हैं तो एक तरह की इनकम पावर होती है, स्पेंडिंग पावर होती है। 30 साल में एक और स्पेंडिंग पावर होती है। 40-50 साल में जाकर वो स्पेंडिंग पावर कम होना शुरू हो जाती है, जबकि वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो, सॉरी, जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगी। सो हाउ डू यू सी कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, क्या तुम आसपास जो लोगों को देख रहे हो? क्योंकि ये ब्लैक फ्राइडे सेल्स और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती हैं इवेंचुअली। क्योंकि ये नंबर्स हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगे जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आएंगी। जब लेट्स से मैं दुबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर लोग जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो पैसों से ही कर रहे होते हैं ना, तो उन पे भी इम्पैक्ट करेंगी। तो किस तरह से नज़र आ रहा है? हाँ, के शेप इकॉनमी का मतलब दरअसल ये है कि जो 10% ऑफ द इकॉनमी होती है ना, यानी कि जो जिस इकॉनमी में लोग हैं ना, जो टॉप 10% है वो सुपर रिच हैं, और वो वही हैं जो एसेट ओन करते हैं, जिसमें उनके पास स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स रियल स्टेट है, क्रिप्टो है, या गोल्ड है, या बिटकॉइन है। और जिन लोगों ने भी एसेट्स ओन किए हुए हैं तो उनकी जो परचेसिंग पावर है वो तो या तो इंटैक्ट रहेगी या बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी एटलीस्ट। ये बात तो तय है ना। लेकिन जो बॉटम हाफ है ना, यानी कि 50% एंड बिलो की जो पॉपुलेशन है, वो तो बेचारे हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं। उनके पास पे चेक के ऊपर पैसे आते हैं और वो उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो वेजेस तो हैं, हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल में वो स्टैगनेंट रही हैं। यानी कि अगर उसको आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं वेजेस को, तो वो तो नहीं बढ़ी हैं। यानी कि हो सकता है नॉमिनल डॉलर्स के अंदर वो बढ़ गई हो 3%, 4% या 5%, लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो वेजेस जो हैं वो फ्लैट हैं, वो स्टैगनेंट हैं। तो दैट मीन्स जो रियल परचेसिंग पावर है वो तो लोगों की जो है वो बढ़ नहीं रही है, वो कम हो रही है, ख़ासतौर पे जो बॉटम हाफ है। तो केस का मतलब ये है कि जो टॉप 10% लोग हैं या टॉप 50% लोग हैं, उनके पास जो परचेसिंग पावर है वो स्पेंड कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर। लेकिन जो बॉटम हाफ है वो तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ की वजह से, और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर है, क्योंकि उनके पास कोई एसेट नहीं है। और जब हम्म। भी इन्फ्लेशनरी डिकेड आती है ना, इन्फ्लेशन टिकट का मतलब ये है कि जब करेंसी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतर रेट से डिबेस हो रही हो, यानी कि ज़्यादा रेट से डिबेस हो रही हो, दैट मीन्स आपकी परचेसिंग पावर जो है वो रोज़ हर साल कम होती रहेगी बिकॉज ऑफ करेंसी डिबेसमेंट। और फिर उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप एसेट्स ऐसे ओन करें जो आपकी परचेसिंग पावर को इंटैक्ट रखे। और ऑफ कोर्स उसमें स्टॉक्स हैं, उसमें रियल स्टेट भी शामिल है, उसमें गोल्ड भी शामिल है, उसमें बिटकॉइन भी शामिल है। लेकिन बात वही है कि अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है या आपने लॉन्ग टर्म में इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो डीसीए करके आपकी जो परचेसिंग पावर है काफ़ी बेहतर हो जाएगी ओवर टाइम।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऐसा गेट क्विक रिच स्कीम, यानी कि आपने आज हुँ, एसेट हुँ, बाय किया और आप कल समझ जाएं कि भाई मेरी जो परचेसिंग पावर है डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। इट हुँ, टेक्स टाइम। हुँ, और इसमें ये बिल्कुल। कि जो लोग जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं उनके लिए उतना ही फ़ायदा होता है इन एसेट्स को एक्यूमुलेट करने में। सो तुम मतलब हम मैं तो यहाँ देखता हूँ, मुझे जितने लोगों से मिलता हूँ मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर, जब से मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया तो लोग चेंज हो गए हैं। वैसे वो मेरा कंटेंट भी देखते हैं तो उनको चीज़ें समझ में आ गई हैं। बट तुम अपने कोलीग से मिलते हो तो वहाँ पर लेट्स से कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और सीरियसली इस चीज़ को देखते हैं? यहाँ पे एक तरह से पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर नंबर है, क्योंकि जब भी आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जॉब करते हैं ना, तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आपके पास एक तरह का स्टॉक बेनिफिट तो होता ही है। तो किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो उनके अपने स्टॉक्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट खुल जाता है ब्रोकर में, जिसको कुछ भी नहीं पता होता ना इन्वेस्टिंग का। तो वो जब भी कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, क्योंकि कंपनी जब आपका स्टॉक्स आपको ऑफर करती हैं तो वो आपको हेल्प करती हैं अकाउंट खोलने में, आपको थोड़ा सा एजुकेशन भी देती हैं कि भाई क्यों हम आपको दे रहे हैं ये बेनिफिट, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ी बहुत आपको उससे नॉलेज मिल जाती है। फिर जो आप रिटायरमेंट प्लान लेते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं RRSP, रजिस्टर्ड रिटायर्ड सेविंग प्लान। तो उसमें भी आपकी कंपनी जो है ना कंट्रीब्यूट करती है आपके कंट्रीब्यूशन को मैच करके। अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है जो बड़ी कंपनीज हैं। तो उसमें भी आपका एक्सपोजर होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका जो RRSP अकाउंट है वो ग्रो कर रहा है हर महीने कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे उस लिहाज से नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है कम्पेयर टू बैक होम, पाकिस्तान की हम बात करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं डे टू डे इन्वेस्टिंग पे नज़र रखने वाली बात, वो तो ऑफ कोर्स वो नंबर अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ, जो हमारी देसी कम्युनिटी है, उनका ज़्यादा एक्सपोजर रियल एस्टेट तक ही होता है कि भाई रियल एस्टेट बाय हुँ, कर लो, क्योंकि वो एक फिजिकल एसेट है, एक टेंजिबल एसेट है, जो कि बात ठीक है। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, जो हम अक्सर बात करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई जो हुँ, आइडियल पोर्टफोलियो वो ये है कि आपके पास रियल एस्टेट भी हो, आपके पास स्टॉक्स भी हो, आपके पास गोल्ड का एक्सपोजर भी हो, और आपके पास थोड़ा बहुत क्रिप्टो का एक्सपोजर भी हो। इन तमाम चीज़ों में आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। अब हर किसी की जो एपेटाइट है वो डिफरेंट है। किसी ने 50% रियल एस्टेट में रखा हुआ है, किसी ने 25% रखा हुआ है, किसी ने 10% गोल्ड रखा हुआ है, किसी ने 20% गोल्ड रखा हुआ है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जो एपेटाइट है और आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो कितना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है वो इन्फ्लेशन का है। क्योंकि इन्फ्लेशन को नॉर्मली जो है जो उसमें इम्पैक्ट आता है वो मल्टीपल तरीक़ों से आता है। जिसमें कॉस्ट भी इंक्लूड करती है, या आपकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। कभी-कभी चीज़ों में बिल्ट इन इन्फ्लेशन होती है, थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके पैसे वैसे ही बढ़ रहे होते हैं। हाउसिंग की वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है, और मॉनेटरी जो डिवैल्यूएशन है, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में या और बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जिनकी करेंसी डिवैल्यू होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। या एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही होती है, या अपने जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे कर रही होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर नीचे कर रही होती है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकती है। सो इन्फ्लेशन इज़ रियल, और इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ हो रही है, दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नोट की थी मैंने अभी रिसेंटली, जो कि वही होता है ना, गवर्नमेंट्स और जो हायर अप्स हैं वो अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखते नहीं हैं। तो वो कुछ नई चीज़ें पॉपुलर डिसीजन लेने के लिए की वजह से करते हैं, और यूएस के अंदर कुछ होता है तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हमने पीछे कोविड में भी देखा है, और उसका एक ही हल है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि गवर्नमेंट तो वो काम वो करती रहेंगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे नहीं बढ़ा रही है, वो बेसिकली आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंटैक्ट रख रही हैं, और कुछ भी नहीं हो बिल्कुल। रहा है। अब जैसे इस बारे में मैं तुमसे पूछूंगा कि अभी जो मेरे ख्याल से तुमने अपनी भी वीडियो बनाई थी एक, जिसके अंदर ये जो बात हुई थी कि यूएस के अंदर 50 इयर्स मॉर्गेज की बात हो रही है, जस्ट बिकॉज वो अफोर्डेबिलिटी अब नहीं रही है। उसकी वजह से 50 इयर्स मॉर्गेज की बात की है ट्रंप ने। इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से कनाडा में 40 इयर्स की बात हुई है। तो इस पे क्या बिल्कुल। कहोगे तुम? हाँ, इसी में मैंने एग्जैक्टली कल वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर, अगर किसी ने देखा है तो जाके देख सकते हैं। और बेसिकली ये एक पॉलिटिकल प्रॉमिस है जो कि ट्रम्प कर रहा है अपनी पॉपुलेशन को। और कनाडा में भी जो है इनकी जो गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट, वो 40 ईयर्स की मॉर्गेज को कंसिडर कर रही है। अभी उन्होंने ऑफर करना शुरू नहीं किया। यहाँ पे मैक्सिमम आप कर सकते हैं 30 ईयर्स तक, 25 to 30 ईयर्स यहाँ पे एक रेंज है जितनी साल की ब्रोकरेज ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं, यानी कि अभी कम आने के बाद भी वो अभी भी काफ़ी ऊपर हैं फ्रॉम अफोर्डेबिलिटी स्टैंड पॉइंट। तो एक बहुत मशहूर कहावत है कि भाई लोग जो है ना, खासतौर पे वेस्ट के अंदर, वो घर नहीं खरीदते, वो मंथली पेमेंट्स खरीदते हैं। तो वो ये देखते हैं कि भाई मेरी मंथली पेमेंट कितनी बन रही है इंटरेस्ट रेट को
अगर आप कंसिडर करते हैं और फिर एमोटाइजेशन अगर आप देखते हैं, अगर आपको 25 ईयर्स की मिल रही है, 30 ईयर्स की मिल रही है, तो मेरी मंथली पेमेंट कितनी है, आउटगोइंग मेरी कितनी है, उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं घर हमने खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो क्योंकि जनरली वो इतनी ऊपर चली गई है, इंटरेस्ट रेट एक तो हाई है अभी भी कम होने के बावजूद, और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी जो हैं वो पीक से नीचे आने के बाद अभी भी काफ़ी हाई है, तो जो मंथली पेमेंट है ना ऑन एवरेज वो बिटवीन 3000 to 4000 पर मंथ तो है ही है ऑन एवरेज। तो ऑफ कोर्स एक एवरेज बंदे के लिए, एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की पेमेंट को निकालना हर महीने। तो गवर्नमेंट अब ये प्लान लेकर आई कि भाई हम आपकी जो एमोटाइजेशन है उसको बढ़ा देंगे। तो उससे होगा ये कि एट द सर्फेस वो पेमेंट जो है वो कम हो जाएगी मंथली पेमेंट। लेट्स से अगर $3500 पर मंथ है इस वक्त एवरेज, हो सकता है वो कम होके 3000 में चले जाए या 2700 पे चले जाए। तो वो एट द फेस वैल्यू बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को, यार ये तो बड़ी सस्ती हो गई, यदि कि मैं तो आप अफोर्ड कर सकता हूँ अपना घर। लेकिन बिहाइंड द सीन्स का जो मैथ है वो ये है कि जब आप एमोटाइजेशन बढ़ाते हैं ना, तो जो शुरू के 10-15 साल हैं उसमें तो आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि मोर्गेज का दो कंपोनेंट होता है ना, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। लेकिन जो शुरू का टाइम होता है ना एमोटाइजेशन का, चाहे वो 30 ईयर्स हो चाहे 50 ईयर्स हो, उसमें आप शुरू में सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, और वो एंड का जो टाइम होता है उसमें जाकर आपका प्रिंसिपल पे ऑफ होता है। तो जितना आप उसको डिले करेंगे ना, तो उतना आप अपना प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि लेट्स से आपने 50 ईयर्स की मोर्गेज ले ली, और शुरू के 10 साल आप बाकायदगी से मोर्गेज पे करते हैं, लेकिन आपको पता चला कि यार 10 साल तक मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और प्रिंसिपल अपना वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और उस दौरान अगर कोई करेक्शन आती है मार्केट में, तो एक तो आपकी प्रॉपर्टी मार्केट भी डाउन हो गई, आपका प्रिंसिपल 10 साल के बाद ही वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और आप बिल्कुल। सिर्फ एक तरह से किराया पे कर रहे हैं बैंक हुँ, को। तो ये तो हुँ। किसी तरह से और बेनिफिशियल लायबिलिटी नहीं है। अलग है। किराए लाइबिलिटी पे तो अलग रह है। रहे हैं, फिर भी लायबिलिटी तो नहीं होती ना, यह तो एग्जैक्टली। लायबिलिटी बन जाएगी ये। लेट्स से अगर हाँ। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ थी 10 साल के बाद, तो घर की कीमत कम हो गई और आपका जो प्रिंसिपल है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो हुँ, ये उस लिहाज से बहुत डेंजरस है। तो और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब वो इस तरह की ऑफर्स लेके आते हैं ना, तो इससे एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है। यानी कि अगर एग्ज़ैक्टली। अगर मैं अभी 3500 पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर 3500 2700 पे चले जाए ना, ऑटोमेटिकली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं भी उस हुँ, बाइंग सर्कल में आ जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, हुँ। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी, दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द हाउस प्राइसेस फर्दर राइट। मोर। यानी कि वो हुँ, अफोर्डेबिलिटी का केस नहीं बन रहा है, ये तो मजीद और बिल्कुल। अनअफोर्डेबल की तरफ जा रहे हैं हम। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा लेट्स से क्या है कि मुझे $3000 मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो घर उसको समझ में आ रहा है वो अभी करंटली 30 इयर्स मॉर्गेज के हिसाब से $4000 का पड़ रहा है। लेकिन जब नया रूल इम्प्लीमेंट होता है, लेट्स से 50 इयर्स की मॉर्गेज की बात होती है, तो वो बहुत आराम से वो 3000 पे ही वापस आ जाएगा। बट जब वो करेगा इस तरह से, तो ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जो उस घर के लिए क्वालिफ़ाई करना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल। जब ये ऐसा होगा तो ऑटोमैटिकली उस घर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इवेंचुअली एग्जैक्टली। फिर वही होगा कि घर की प्राइस बढ़ के उसी लेवल पे आ जाएगी जितनी 50 इयर्स पे पहले 30 इयर्स पे थी, अभी वो 50 इयर्स पे बन जाएगी, फिर तो वो कोई कहेंगे फायदा अच्छा नहीं हम होगा। 100 ईयर्स की अमोर्टाइजेशन ऑफर कर रहे हैं हाँ। हाँ। आपको। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ये हाँ, जनरेशनल डेट क्रिएट हो रहा है। तो बिल्कुल। ये लोगों को नहीं समझ में आता, गवर्नमेंट्स को नहीं समझ में आता कि वो, ऑफ कोर्स उनको समझ में आता है, उनको आता है बट समझ में, वो वो नहीं। बेसिकली लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं ना, उनको पता है। हाँ। पॉलिटिशियन का काम क्या है, पॉलिटिशियन का काम क्या है कि यार किसी तरह मैंने वोटर्स को हैप्पी रखना है, खुश रखना है। हाँ। जो हमारे हाँ। मुल्क में नवाज शरीफ की पार्टी करती रहती है कि भाई ये बना दो, ये कर दो, लैपटॉप बांट दो, इससे वोटर खुश रहेगा। तो हाँ। वही काम हाँ। ट्रम्प कर रहा है कि इस तरह की ऑफर्स बिल्कुल। लेके आ जाओ, $2000 का चेक बांट दो या मोर्गेज की एमोटाइजेशन बढ़ा दो, तो वोटर जो है खुश रहेगा और बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। चलो, $2000 की चेक की बात हुई तो नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा वही था कि जो टैरिफ रेवेन्यू था, वो ट्रम्प कहता है भाई इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और मैं जो है ना $2000 सब में बांटूंगा। अभी उसकी नेटी ग्रिटीज़ नहीं आई हैं, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं वो बड़ी अजीब सी आई हैं कि उसके अंदर उन्होंने एक पॉलिसी एक्सपर्ट है एरिका योक, उसने ट्विटर पे बोला था कि इफ़, अगर वो कहते हैं कि $100,000 का कट ऑफ है, जिन लोगों की इनकम $100,000 से कम है, उनको अगर ये पैसे मिलने हैं, $2000 वन ऑफ पेमेंट अगर होनी है, जो कि हमने देखा था पेंडेमिक में भी हुआ था, और उसकी वजह से और कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि उसमें फिर लोगों ने स्पेंडिंग की थी और कुछ भी नहीं हुआ था, या फिर एसेट की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था लोगों ने। तो जो भी होगा ये सच लोगों का काम नहीं आएगा, ये लोगों को जो है ना बस एक अपॉर्चुनिटी देगा कि स्पेंड करने की। अब उसके अंदर वो कह रहा है कि अगर $2000 स्पेंड करता है वो ऐसे लोगों के ऊपर जो कि अंडर 100,000 कमा रहे हैं साल के, तो ऐसे 150 मिलियन एडल्ट्स हैं, बच्चों को तो शामिल भी नहीं किया। 150 मिलियन एडल्ट्स का मतलब ये कि $300 बिलियन का उसको ये इस तरह के स्टिमुलस चेक्स निकालने। तो
अगर ये बात है तो फिर भाई वो बात ये है कि फिर जो टैरिफ से जो इनकम हुई है वो रेज करने से टैरिफ से वो $120 बिलियन की हुई है। तो ये तो ऑलरेडी डबल से ज़्यादा जो है वो उसके अंदर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर ना भी होता तब भी मैं कहूँगा कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ही होता। ये इससे कोई लोग ऐसा आपको, क्योंकि आपने कोई पैसे तो बनाए नहीं है, इससे सेविंग हुई है, और सेविंग भी सिर्फ पेपर पे हुई है। मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई सेविंग हुई है इसमें। आपकी इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी बढ़ गई है। और हम्म। दूसरी बात ये कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड था, मैं देख रहा था गूगल के ऊपर। व्हाट इज इन्फ्लेशन को अगर सर्च करें ना गूगल ट्रेंड के ऊपर, तो ये 2000 तक 2020 तक एक नॉर्मल ट्रेंड की तरह से ये बढ़ रहा था। लोगों को अवेयरनेस आ रही थी और लोग उसके अंदर इसको सर्च कर रहे थे गूगल के ऊपर। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया उसके बाद लोगों को जब हिट हुए खुद से इन्फ्लेशन से, तो उन्होंने कहा भाई ये होती क्या चीज़ है भला। तो उन्होंने फिर सर्च करना शुरू किया। तो हाँ। उसके बाद 2020 के बाद जो है ना, फिर वो एक इस ट्रेंड में सर्ज आया था कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन ट्रेंड भी हम देख सकते हैं कि जब पेंडेमिक आया था तो उस टाइम पर बहुत सारे रीजंस थे। बट एक रीज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ने पैसे प्रिंट किए थे, इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया था, और हम्म। ये स्टिमुलस चेक्स हुए थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा। और इसका फ़ायदा उनको ही होगा जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगेन स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगी, अगेन घरों की प्राइसेस बढ़ेंगी, अगेन जो भी एसेट क्लास हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा ये जो है ना हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आगे जो है ना एक और अगेन इसके अंदर मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि अपने जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको सही से लेके चलें। और इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। भले आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई समझ नहीं आ रहा कि कहाँ करना है, तो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स फंड्स हों या रेगुलर इंडेक्स फंड्स हों, इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना इज़ नो ब्रेनर। आप करते रहें जब तक आपको कुछ और अपने पैसों का समझ नहीं आता कि करना क्या है उनको। हम ये नहीं हम्म। कहते कि जो है ना आप गूगल में इन्वेस्ट करें या अमेजोन में इन्वेस्ट करें, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यासीन तुम अपने चैनल के ऊपर भी अक्सर बात करते हो, बॉन्ड्स के बारे में। क्योंकि मैं दो तीन पीछे मेरी एक वन ऑन कॉल हुई थी, और उन्होंने जब मैंने लोगों से बात की तो आई वाज सरप्राइज कि लोगों को नहीं पता था कि बॉन्ड्स वर्सेस फिक्स डिपॉजिट्स में क्या फ़र्क होता है। और जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो पहले तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, और फिर मैं थोड़ा सा यूज़ केसेस बताता हूँ कि कहाँ पर लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। हाँ, बॉन्ड असल में बेसिकली आप जो भी इशूअर है ना बॉन्ड का, लेट्स से गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जिनको हम आम जबान में कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स या टी बिल्स। तो अगर आप वो बाय करते हैं तो बेसिकली आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे होते हैं अपने पास से, यानी कि गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही होती है। और उसकी जो सेटलमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि भाई ठीक है, आपने इसकी टर्म डिफाइन कर दी, 1 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, 2 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। ये इसकी बॉन्ड की टर्म होती है। और उस टर्म के अंदर गवर्नमेंट कहती है ठीक है, मैं आपको जो है ना पर ईयर कूपन जो है हम आपको पे करेंगे। लेट्स से वो कूपन रेट जो है वो 2% है या 3% है या 4% है। वो इंटरेस्ट रेट बाउंड होता है, यानी कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है बॉन्ड के कूपन रेट को। ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ होती है ये कि जो इसका बॉन्ड का प्रिंसिपल है, यानी कि बॉन्ड की जो अपनी वैल्यू है वो फ्लोटिंग होती है, वो फ्लक्चुएट करती है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो अब लेट्स से यूएस गवर्नमेंट अगर इशू कर रही है बॉन्ड्स, तो उसको बाय करने के लिए मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, जिसमें एक एवरेज रिटेल बायर भी होगा, एक इंश्योरेंस कंपनीज भी होगी, एक बैंकर भी होगा, और फॉरेन नेशनल्स भी होंगे जो कि फॉरेन सेंट्रल बैंक से वो भी यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स बाय करते हैं। तो जितनी डिमांड होगी ना, तो डिमांड की वजह से बॉन्ड की प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी। और बॉन्ड की प्राइस और जो उसका कूपन रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। अगर बॉन्ड की प्राइस नीचे जा रही है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर बॉन्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो हम देखते हैं ना कि जब बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, दैट मीन्स बॉन्ड जो है ना वो सबसे ज़्यादा बाय किए जा रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस नीचे जा रही है। अगर बॉन्ड्स लोग ज़्यादा बाय करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर सेल ऑफ होता है बॉन्ड्स के अंदर, तो इसका मतलब बॉन्ड की जो कीमत है वो नीचे जा रही है और इंटरेस्ट रेट इसका जो है वो ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से इन्वर्स रिलेशन होती है दोनों की। और इसमें ये होता है कि लोग बॉन्ड इसलिए बाय करते हैं कि आपने अगर आज बॉन्ड बाय किया, लेट्स से आपकी प्रोडिक्शन है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टैगनेंट रहेगी, यानी कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोडिक्शन नहीं है। तो फिर जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि यार फिर इसका मतलब एक्विटीज़ जो है इतना अच्छा रिटर्न नहीं देंगी। तो फिर मैं बॉन्ड की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बॉन्ड एटलीस्ट आपकी जो रिटर्न्स हैं
वो कम होंगे, लेकिन अशोर्ड वो रिटर्न्स होता है। एश्योर्ड रिटर्न होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बैक करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हम्म। का बैंकरप्ट होना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट यूएस गवर्नमेंट का। तो उस वजह से जो है ना, इन्वेस्टर जो है फिर वो बॉन्ड की तरफ जाते हैं, अगर उनको पता हो कि अगले 5 साल में जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्टैगनेंट है। लेट्स से अगर रिसेशन का प्रिडिक्शन है, तो रिसेशन के प्रिडिक्शन की वजह से लोग बॉन्ड्स बाय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर क्रैश होती है मार्केट, रिसेशन आता है, तो बॉन्ड जो है ना एटलीस्ट मेरा कैपिटल प्रिजर्व रखेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें जो है ना एक चीज़ ये भी है कि बॉन्ड और सेविंग अकाउंट को इस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग बॉन्ड नहीं लेते। नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एटलीस्ट मैं जीसीसी और पाकिस्तान की बात करूं, इवन इंडिया के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है वो फिक्स डिपॉजिट होता है या बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है। इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो बॉन्ड्स इटसेल्फ होते हैं, अगर पाकिस्तानी लोग कोई देख रहा है तो उसको टी बिल्स कहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, ट्रेजरी बिल्स, और यूएस के अंदर वो बॉन्ड्स कहते हैं, या वहाँ पर भी टी बिल्स कह सकते हैं। इंडिया में मुझे बिल्कुल। नहीं पता एग्जैक्टली क्या टर्म होती है उसकी। बट उससे होता ये है कि आप जब टी बिल खरीदते हैं तो उसका एक टेन्योर होता है। लेट्स से आपने 1 साल के ऊपर टेन्योर के ऊपर लिया, 5 साल पे लिया, 10 साल पे लिया, उसके कुछ फिक्स टेन्योर्स होते हैं। उसको आप उससे पहले बेचना चाहते हैं तो वो मार्केट रेट के अंदर मार्केट रेट पे बिक जाते हैं, जो भी मार्केट रेट होता है। अब वो मार्केट रेट क्या हम्म, होता है वो डिपेंड करता है कि उस वक्त का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। फर्स्ट करें आपने बॉन्ड लिया 2% के ऊपर, और बाद में जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो फिर बॉन्ड की प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट होकर फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल। बॉन्ड का जो क्रैश आया था, आई थिंक 2022 के अंदर क्रैश हुए थे बॉन्ड्स, जो अभी ये चार्ट भी नज़र आ रहा है, इतनी बड़ी जो क्रैश है वो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। उस टाइम पर वो क्रैश हुआ था, और फिर आई थिंक यूके के जो गिल्ड्स कहलाते हैं, वो गिल्ड क्या मार्केट कहलाते में, हैं, हाँ। वो हाँ, भी गिल्ड वो मार्केट भी क्रैश हुए थे उस टाइम पर। ऑलमोस्ट वो इंसॉल्वेंट हो गई थी। जो हाँ। यूके गिल्ड मार्केट है, यानी कि उसमें हुआ ये था कि उसका पॉलिटिकल रीज़न था। वो जो उनकी जो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आई थी, लिज ट्रस, उसने आके हम्म। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेंडिंग का ऐलान कर दिया कि भाई हम ये स्पेंडिंग करके जो है ना, हम लोगों को बेल आउट करेंगे, लोगों को चेक्स बांटेंगे, सारा कुछ। तो मार्केट ने कहा भाई तुम्हारे पास तो उतना कैश ही नहीं है कि जो तुम किस तरह से बांटोगे। इसका मतलब ये है कि तुमने मनी प्रिंटिंग करनी है। उसकी वजह से हम्म। जो है ना, मार्केट ने सारे के सारे यूके के जो बॉन्ड्स थे वो डम कर दिए थे। वो हम्म। ऑलमोस्ट यानी कि इंसॉल्वेंट हो गई थी मार्केट। तो सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ा था उसको बचाने के लिए। और उसकी वजह से एग्जैक्टली। जो लिज ट्रस को भी जाना पड़ा था, एक एक ख्याल में, हाँ, आई थिंक शी ओनली स्पेंड लाइक फ्यू वीक्स और फ्यू समथिंग, मंथ्स। लाइक फ्यू मंथ्स, हाँ, हाँ। मे बी फ्यू वीक्स, आई एम नॉट श्योर। तो पॉइंट ये होता है कि लोग जो है ना बॉन्ड्स नहीं ले रहे होते, लोग ले रहे होते हैं सेविंग्स अकाउंट्स, और लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेट्स से नाम कभी कभी बॉन्ड होता है, लेकिन वो इनफैक्ट वो भी बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड जब भी आप लेंगे वो अनसर्टेन होगा। उसमें आपको नहीं पता कि जब आप सेल करने जाएंगे तो कितने में बिकेगा, क्योंकि जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो फिर भी सर्टेनिटी होती है उसमें, या आप कोई फिक्स बिल्कुल। डिपॉजिट कराते हैं उसमें भी सर्टेनिटी होती है। वो इस तरह से होती है कि लेट्स से आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया, उसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट मिल रहा है, क्योंकि इस्लामिक भी होता है इसमें, शरिया कंप्लाइंट और नॉन शरिया कंप्लाइंट दोनों होते हैं। तो इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न आपको पता होता है कि क्या मिल रहा है, और अगर आपने ब्रेक किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद आपको पता है कि आपको जो प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट है, जो आपका जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपको शायद कोई पेनल्टी लगे। लेकिन जो बॉन्ड्स होंगे उसमें फॉर श्योर आपको आपका जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रह सकता है, बट आपका जो प्रिंसिपल है वो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बॉन्ड लेते हैं और कल को इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाते हैं, तो आपको आपका जो बॉन्ड होगा ना वो आपने एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ है, और आपको वो फ़ायदा करेगा वहाँ पर, और बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली। उसका रिवर्स साइड भी हो सकता है। तो इसीलिए हम्म। एक छोटा कंपोनेंट आपका पोर्टफोलियो का हमेशा बॉन्ड में होता है, जो लोग रखते हैं। मैंने आज तक बॉन्ड नहीं लिए, और उसका रीज़न यही है कि ज़्यादातर मैं सेविंग्स की तरफ जा रहा होता हूँ, क्योंकि इतनी लंबे पीरियड के ऊपर अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मैं स्टॉक में करता हूँ या प्रॉपर्टी में करता हूँ। मैं बॉन्ड में फिर नहीं करता, और शॉर्ट टर्म हाँ। के लिए जो है ना 2 से 3 साल, वो फिर फिक्स डिपॉजिट या जो बैंक अकाउंट के सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो चल जाते हैं। हाँ, सो इसका सिंपल सा या एक रूल ये है कि जब आपको लगे ना कि मार्केट में टर्बुलेंस आने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट रिसेशन गारंटीड, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट होने हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होने हैं, दैट मीन्स इट्स गुड फॉर बॉन्ड्स। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की वैल्यू का। अगर इंटरेस्ट रेट कट होने, तो आप बॉन्ड बाय करें, क्योंकि फिर बॉन्ड की कीमत जो है ना बढ़ जाएगी आगे जाके। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स वो दोनों भी इन्वेस्ट रिलेशन होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसका मतलब बॉन्ड की कीमत जो है कम हो जाएगी, देन यू शुड सेल बॉन्ड्स। राइट। तो आई थिंक हमने सारे सब कुछ कवर कर लिया जो आज की वीडियो के अंदर हमने सोचा था। और अगेन मैं डेफिनेटली लोगों से बोलूँगा कि कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि और किस तरह के टॉपिक को हम इसमें ला सकते हैं इन वीडियोस के अंदर। हम बात बिल्कुल। तो हर तरह की चीज़ों की करते हैं ना, जिसमें पर्सनल फाइनेंस हो गया, या मैक्रो इकोनॉमी हो गई, या लेट्स से दुबई की सिचुएशन हो गई, कनाडा की सिचुएशन हो गई। ओवरऑल जो लोगों को पर्सनली इम्पैक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, हम उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सो व्हाट डू यू से? बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्त। आज का जो टॉपिक था काफ़ी डाइवर्स था। हमने गोल्ड पे बात की, सिल्वर पे बात की, हमने इक्विटी मार्केट्स पे बात की, फिर हमने बॉन्ड पे बात की एंड में। तो काफ़ी एक डाइवर्स किस्म का टॉपिक था आज के एपिसोड का। तो प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं हमें बताइए फीडबैक में, कमेंट्स में डाल के। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को भी लेकर आएँ तो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको ला के डिस्कस कर सकते हैं। तो वली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।